हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्म 2 टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं जो क्लास 10th का है, जो करंट में अभी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन में कहना है कि एक फ़्लाइट है, ख़राब मौसम की वजह से उसको 30 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। जिस समय में उसको जाना था उससे उसे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ख़राब मौसम होने की वजह से उसने अपने स्पीड को कम कर दिया है। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड कम करेगा तो टाइम उसे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था। अगर वो अपने चाल से चलता, अपने स्पीड से, तो वो किस समय में उसको कितना देर लगता पहुँचने में। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका तो फ्लाइट का स्पीड क्या है नहीं पता है, वो मानेंगे। लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे सामने दिया हुआ है एक फॉर्मूला है पता। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है और स्पीड है हमारे पास, फिर हम टाइम निकाल सकते हैं। तो एक टाइम जो निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 600 किलोमीटर। स्पीड हमारा दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर। पूरा सिस्टम इसके टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है। दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो हमारा डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है। उसके बाद इस बार स्पीड जो है उसका स्पीड डिक्रीज हुआ है, 200 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हुआ। यानी कि पहले अगर उसका x किलोमीटर था तो अब उसमें से 200 कम हो चुका है। तो अब देखिए इसका स्पीड कम हो गया है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसको कम टाइम लगेगा। इसको ज़्यादा टाइम लगने के चक्कर में उसको 30 मिनट का ज़्यादा समय हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इसको कम समय लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 30 मिनट को माइनस कर देंगे क्योंकि इसको ज़्यादा समय लग रहा है। या तो ये 30 मिनट हम इस साइड वाले में प्लस कर देंगे ताकि हमारा इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 600 हुआ, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस, ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा और 600 कॉमन लिया है तो बचेगा हमारे पास 1/x माइनस 200 इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2 बचा हुआ है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 600 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 200 और ये यहाँ आ जाएगा x माइनस 200 माइनस x इक्वल टू -1/2। उसके बाद इसे और जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको तो ये हो जाता है -12 पे 40 बाय x² माइनस 200x, क्योंकि ये दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 200x हो जाएगा और इक्वल टू -1/2। उसके बाद फाइनली जब हम इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -24 पे 40 हो जाएगा इक्वल टू -x² माइनस माइनस प्लस 200x। उसके बाद इसको इस साइड लाएंगे तो ये हमारा x² हो गया -200x माइनस 24 पे 40
इक्वल टू 0 हो गया। इसका हम कर देंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2440 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 600 एंड दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू एक हुआ 600, एक हुआ माइनस 400। तो स्पीड तो किसी का माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 400। ये तो नहीं लेना है, तो हमें x का वैल्यू लेना कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर। हम ये कह सकते हैं कि उस फ्लाइट का जो स्पीड था 600 किलोमीटर पर आवर था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा, तो इसीलिए हमें लास्ट में लिखना है हैंस देके, हैंस ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, ड्यूरेशन करने का मतलब टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर दिया हुआ, स्पीड भी हमारा 600 निकल के आया, तो हम एक कह सकते हैं कि वो 1 घंटा का टाइमिंग था। जो ख़राब मौसम की वजह से उसे 30 मिनट ज़्यादा लग गया था। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने है, ए कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय drawing a plane through the midpoint of its height and parallel to its base, compare the volume of the two parts। कहने का मतलब है एक कोन हमारे पास दिया हुआ है, इसको मिड पॉइंट से, इसके हाइट के मिडिल यानी कि इसके बीच से इसको ड्राइंग करके काट लिया गया है। तो एक ऊपर में छोटा वाला कोन बन गया है, एक ये नीचे में आपको ये इस साइज़ में दिख रहा है, बकेट के साइज़ में। तो यहाँ से यही कह रहा है कि इन दोनों के वॉल्यूम यानी कि इस छोटे वाले का वॉल्यूम और नीचे के ये इस बकेट वाले का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, कंपेयर पूछ रहा है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें सिमिलर करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल है AO'E, दूसरा है AOC। इन दोनों ट्रायंगल को हम कर देंगे सिमिलर। तो पहले बात करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AO'E एंड ट्रायंगल AOC। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक इतना दूर छोटा वाला ट्रायंगल। इसमें से एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा दोनों इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह से। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, या तो हम ये एंगल भी कह सकते हैं दोनों आपस में इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग से। तो हमें कहना है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कैसे, कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहना है, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AO'E सिमिलर हो गया ट्रायंगल AOC का, AO'E सिमिलर हुआ AOC का। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि सिमिलरिटी का रूल है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल कौन कौन सा हम करने वाले हैं, एक तो यहाँ से हम O'E पकड़ेंगे, दूसरा OC पकड़ेंगे। O'E
अपॉन ओ सी इक्वल टू, उसके बाद हम इधर से पकड़ेंगे ए ओ डैश बाय ए ओ, ऐसे ओ डैश ई अपॉन ओ सी ए ओ डैश अपॉन ए ओ। उसके बाद हमारे पास देखिए ए ओ डैश कितना दिया हुआ, अगर हमने ये कहा है कि पूरा हाइट अगर इसका 2 है तो एक हिस्सा इधर होगा एक हिस्सा इधर होगा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में एक हिस्सा होगा तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से ये पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। V1 बाय V2, V1 बाय V2 कहने का मतलब ये 1 छोटे वाले के लिए, छोटे वाले सिलेंडर ए कोन के लिए, V2 कहने का मतलब ये बड़े वाले कोन के लिए। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा h/2। फिर नीचे में बड़े वाले के लिए क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ से 1/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। तो अब यहाँ से ये देखना है कि हमें ओ डैश ई जो है छोटे वाले का रेडियस है और ओ ई जो है वो बड़े वाले का रेडियस है जो कि दिया हुआ है। अगर यहाँ से सिंपली हम बात करें तो ओ ई का जो वैल्यू है, जो रेडियस है छोटे वाले का, उसका वैल्यू यहाँ से 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, मल्टीप्लाई h/2। और नीचे वाले का रेडियस की बात करें तो वो 2 होगा, क्योंकि ओ सी इसका रेडियस है 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद हमारे पास h है तो हम h से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। इसका कहने का मतलब है छोटे वाले कोन का वॉल्यूम अगर 1 है तो बड़े वाले का कितना है, 8 है। लेकिन हमसे दोनों अलग अलग पार्ट का पूछा गया है, तो इसीलिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट इक्वल टू, अपर मतलब ये छोटा वाला कौन, छोटे वाले का वॉल्यूम 1, तो नीचे वाले का कितना होगा, पूरा अगर 8 है उसमें से इतना दूर अगर हमारा 1 है तो नीचे वाला कितना होगा, 7 होगा। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of 2 first and last terms to the product of 2 middle term is 7:15, find the numbers। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे 4 consecutive नंबर बोल रहा है कि जो AP में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है कि 4 टर्म अगर AP में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे मानेंगे। मानने के लिए ध्यान में, अगर 3 टर्म रहेगा तो क्या मानेंगे, जो AP के रूल में लिखा हुआ है, तो हम 4 टर्म जो दिया हुआ है उसको मानेंगे। लेट द 4 टर्म्स बी a-3d a-d a+d एंड a+3d। ये 4 टर्म हमने मान लिया। कंडीशन के हिसाब से इन चारों का सम कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो चारों को हम सम करेंगे। पहले a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, और ये 32 के इक्वल है, जिसमें से प्लस डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो ए 4a इक्वल टू 32। सो ए इक्वल टू 8। एक वैल्यू तो हमारा आ गया।
दूसरा हमसे कह रहा है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और दोनों मिडिल के प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, तो फर्स्ट में ये है, लास्ट में ये है, इन दोनों को हम करेंगे प्रोडक्ट। तो a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन मिडिल के दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इन दोनों का रेशियो है 7/15। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये a माइनस 3d a प्लस 3d को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे। तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाले को भी सेम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ए की जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें 8 निकल के आया है। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे में ए स्क्वायर की जगह पे 64 पुट कर देंगे क्योंकि ए का वैल्यू 8 है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15 हो गया। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई करके 960 माइनस 135d स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है हमारा 448 माइनस 7d स्क्वायर। फिर इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये इस साइड अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास कितना बच जाता है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 128d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 512। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कट गया इसके साथ, 4 हो गया। और d का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि d स्क्वायर है तो उसे 2 वैल्यू चाहिए। d का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से हम 4 नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2 केस बनेगा, लिखेंगे वैन a इक्वल टू 8 d इक्वल टू 2, देन जब a का वैल्यू 8 रखना है और d का वैल्यू 2 रखना है तो इस वाले नंबर पे हम पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू निकल के आएगा। तो वो जो आने वाला वैल्यू है वो होगा 2, 6, 10, 14। दोबारा हम रखेंगे वैन a इक्वल टू 8 d इक्वल टू, इस बार हम क्या रखने वाले हैं, -2, देन जो वैल्यू उसी पे पुट करना है, इस बार भी d का वैल्यू -2 पुट करना है। तो इस बार जो वैल्यू होगा वो वही आता है बट उल्टा करके आता है। तो 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 x इक्वल टू 287। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इस x के वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी नंबर हम देख रहे हैं कि AP में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है और सभी को ऐड करने के बाद 287 दिया हुआ, मीन्स SN दिया हुआ। तो हम SN जो दिया हुआ है तो SN का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो सवाल मुश्किल है बनना। SN का वैल्यू हम पुट कर देंगे 287 इक्वल टू n/2, a का वैल्यू 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस n-1, d का वैल्यू देखिए 4 - 1 करेंगे तो 3, 7 - 4 करेंगे तो 3, हम d का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाता है 574 इक्वल टू n, ये हो गया 2 +
3n-3, ठीक है। उसके बाद हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 574 इक्वल टू, जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 3n-1, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 574 इक्वल टू 3n² - n, फिर नेक्स्ट 3n² - n, इसको भी इधर ले आए, -574 इक्वल टू हो गया 0। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन कर देंगे। सिंपल सा फैक्टराइजेशन करना है जो सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 3n² - 42n + 41n - 574 इक्वल टू 0, ये उसका हम फैक्टर कर दिए। यहाँ से हम 3n को कॉमन लेंगे तो n - 14 बच रहा है, प्लस 41 को कॉमन लेंगे तो n - 14 इक्वल टू 0। उसके बाद n - 14 को यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बच गया, 3n प्लस यहाँ से इसको कॉमन लिए तो 41 बचा हुआ इक्वल टू 0। सो हम ये कह सकते हैं n इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आया, एक वैल्यू 14 आया, दूसरा वैल्यू -41/3 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये नंबर तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा n का वैल्यू जो काम करेगा वो करेगा 14, ठीक है। अब ये जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में हमें x दिया हुआ है, और हमें पता होगा कि लास्ट वाले टर्म को हम an कहते हैं, यानी कि अंतिम टर्म को हम tn कहते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, tn के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tn के लिए फॉर्मूला होगा a + n - 1 × d, और tn का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको x दिया हुआ क्योंकि अंतिम टर्म में ही है, इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से अगर हम पता करें तो 1 दिया हुआ है, 1 प्लस n का वैल्यू 14 दिया हुआ, तो 14 - 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और d का वैल्यू यहीं से हम पता करेंगे तो 4 - 1 तो क्या हो गया, 3 हो गया। सो x इक्वल टू जो सॉल्व होके आया वो हमारा 40 आया। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें पता चला 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, ए vertical tower stand on a horizontal plane and surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है जो BC टावर है, और इस टावर के ऊपर में एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जो झंडा वगैरह सब लगा देते हैं, जिसका हाइट 6 मीटर दिया हुआ है। जब फ्लैग स्टाफ के बॉटम को देखते हैं नीचे में किसी प्लेन से, नीचे से, तो एंगल 30 डिग्री बनता है। जब फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखते हैं उसी जगह से, तो एंगल हमारा 45 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, उस टावर का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट ए बी जो है, ए बी हमारा क्या है, लेट ए बी फ्लैग स्टाफ, एंड बी सी इज टावर, ठीक है। इतना काम करने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है या दो ट्रायंगल है, तो केवल दो ट्रायंगल पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी का, बी सी डी, ये ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में हमें क्या करना है, tan 30 लगाना है, और tan थीटा के लिए फॉर्मूला P/B, तो परपेंडिकुलर इसका h हो गया, बेस इसका x हो गया, ठीक है। उसके बाद tan 30 का वैल्यू जो होता है वो हमारा 1/√3 होता है, ये h/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से x इक्वल टू
3h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बात करना है दूसरे ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ACD। ठीक है, ट्रेंगल ACD में तो इस बार हमें क्या लगाना है, लगाना है tan 45, क्योंकि बड़े ट्रेंगल के लिए एंगल बन रहा था 45, तो tan 45 के लिए फॉर्मूला फिर से P/B, तो P इस बार ये यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेगा, यानी कि 6 + h, 6 + h, बेस तो हमारा तभी भी x था, अभी भी x है। फिर हमने क्या करना है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 6 + h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू जो हमारा निकल के आ रहा है वो 6 + h आया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हम फर्स्ट सेकेंड से दोनों के LHS को अगर इक्वल कर दें तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा √3h इक्वल टू 6 + h। ठीक है, ये h इधर आएगा तो माइनस होगा, हमने h को कॉमन ले लिया तो ये हमारा हो गया √3 - 1 इक्वल टू 6। हमें h का वैल्यू चाहिए तो 6/√3 - 1 हो गया। नीचे में रूट नहीं रहता है तो अपन रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, तो √3 + 1 हो जाएगा, ये हमारा √3 + 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √3 + 1, नीचे में फॉर्मूला लग जा रहा है a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 तो 2 होगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में। फिर जो हमारा h का वैल्यू आ रहा है 3 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू हमसे ये बोला गया है कि 1.73 पुट करना है, और उसमें जब उसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.73। फाइनली जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 कैरी बच गया, 3 2 जा 6, 2 8, 8.19 मीटर हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है स्टैटिक्स का, इसमें मीडियन दिया हुआ है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हमने इस टेबल में फॉर्मेट किया है। क्लास इंटरवल जो वहाँ पे लिखा हुआ वही यहाँ पे है, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाले हैं। तो CF कैसे निकाले हैं, चलिए हम वो बता देते हैं इसमें से, बाकी ये दोनों तो गिवन रहता है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास हम 3 टेबल बनाते हैं इस तरह से। CF निकालने के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने के लिए क्या कर देंगे, पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर इस दोनों को ऐड करके लिखते हैं, 5 हो गया, फिर 5 + x करेंगे, ये 2 हो गया, उसके बाद 2 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 7 + x करेंगे तो 7x, फिर 7x में 12 ऐड करेंगे तो 19 + x, 19 में 17 ऐड करेंगे 36 + x, 36 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो 56 + x, फिर 56 + x में y ऐड करेंगे तो ये होगा, फिर इसके नीचे 9 ऐड करेंगे तो 65 + x + y होगा, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 72 + x + y होगा, फिर 72 में हम 4 ऐड करेंगे तो 76 + x + y होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल दिए, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। उसके बाद इन फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यही चीज़ें होगा सबको ऐड करने के बाद, क्योंकि यहाँ भी तो हमने उसको ऐड किया है। तो ये होगा हमारा 76 + x + y, जो कि हमारे पास 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फ्रीक्वेंसी इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x + y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 24। तो इस वैल्यू को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 525। तो अगर मीडियन हमारे पास 525 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके क्लास इंटरवल में देखेंगे किसके अंदर 525 आएगा।
तो ये देखिए 500 600 के बीच में ही हमको 525 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले टेबल को अच्छे से इसके सेटअप को घेर लेना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, इसको मैंने क्यों घेरा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो मीडियन दिया हुआ है वो तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिया हुआ है 525। इस टेबल को घेरने से हमें ये पता चला कि एल, इस क्लास इंटरवल का एल जो है, एल मीन्स लोअर लिमिट, वो हमारा 500 है। उसके बाद एच, एच कहने का मतलब इसका साइज़ 500 और 600, इनका क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो 100 का चल रहा है, क्योंकि 100 के डिफरेंस पे चल रहा है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा एफ़, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं 20। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ जो लेते हैं, इस फ्रिक्वेंसी के टेबल वाला से जस्ट ऊपर वाले को लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जस्ट इसके ऊपर वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सी एफ का जो वैल्यू आ गया है वो आया है 36 + x। फिर हमें क्या करना है, मीडियन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो मीडियन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, L + n/2 + n/2 माइनस CF/F × H। तो मीडियन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 525। L जो है हमने निकाला है वो है 500 प्लस n/2 कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया हुआ था, 100। जब हम 100 को हाफ करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 - x। फ्रीक्वेंसी जो नीचे में हमारे पास दिया हुआ था 20, तो हम यहाँ पे रख देंगे 20 मल्टीप्लाई h का वैल्यू जो है हमारे पास निकल के कितना आया था, 100 आया था। ये जो वैल्यू 100 था ये किसका था, h का था। ये हमारा 100 आ गया। फिर हमें क्या करना है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, तो बच गया हमारे पास 25। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 14 - x मल्टीप्लाई ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5। x को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे उसको तो माइनस होके हमारा जो वैल्यू आ रहा है 9। तो हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब हमें यहाँ पे पता था इस जगह से कि x + y का जो वैल्यू है वो 24 दिया हुआ है। अगर हम उस पर 9 पुट कर देंगे x के जगह पे तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था x y का वैल्यू, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो था वो हमको निकालना था। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था, हमने निकाला था x + y का वैल्यू 25। तो यहाँ x के जगह पे 9 पुट करेंगे तो y निकल के आ जाएगा। तो इस वाले सेट में हमने इतना ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि क्वेश्चन इसका था लंबा। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में। अगर क्वेश्चन वहाँ पे 3 मार्क या 4 मार्क का बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो इसीलिए इसको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि 40 में 40 स्कोर हो पाए।